तेरा जुनून मेरा, जनता के मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है। कोई कमी हो तो कमेंट करके सही कर देना। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सन्नो। इश्क तेरा जुनून मेरा। अंधेरी सड़क में कहीं गुम हो चुका था। इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ हुआ अथर्व की जिंदगी में, पर कहते हैं न मुकद्दर में लिखा कोई टाल नहीं सकता। तो सब ऐसा ही कुछ हमारे अथर्व की जिंदगी में हुआ था। अपने घर परिवार को खोने के बाद अथर्व ने हार ना मानते हुए एक जुनून और एक बदले की आग में अपनी जिंदगी परवान चकी। उसकी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना था। अथर्व ये जान चुका था कि पुलिस और दौलत यह सब उसके काम नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ शोहरत, खौफ और दौलत। अथर्व का बचपन उसके परिवार वालों के साथ ही खत्म हो चुका था। अब जो अथर्व था वो एक इमोशनलेस और संग दिल बेरहम अथर्व था। मुंबई शहर जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा तो यहाँ क्राइम होता है और अंडरवर्ल्ड के गैर कानूनी काम चलते रहते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जो पुलिस के नाक के नीचे से बड़े बड़े क्राइम कर रही है। लेकिन मजाल है जो पुलिस इन्हें पकड़ पाए या इनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाया हो। वहीं इस मुंबई में इस सब पर भारी पड़ती है एक बहुत बड़ी AR माफिया नाम की टीम, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना खौफ फैलाने में कामयाब हुई है। ये टीम जहां या जिस देश में होती है वहां से सब दहशतों का नामो निशान मिटा देती है। ये गरीबों के लिए एक मसीहा है तो वहीं क्रिमिनल और पुलिस वालों के लिए एक खौफ का नाम है। अब आप सभी जान ही गए होंगे कि इस टीम का मालिक यानी उसका लीडर कौन होना। जी हाँ, उस टीम का लीडर है अथर्व रमेश सिंघानिया, जो पूरी दुनिया पर राज करता है। अब वह कोई आम इंसान तो है नहीं, आखिर इंडिया का माफिया किंग डॉन जो है। बड़े बड़े नेता इसके आगे अपना सर झुकाते हैं। इनकी कहानी यह है कि यह एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया है। उनका काम है इस दुनिया से क्राइम खत्म करना, तो वही दुनिया के बड़े बड़े गैंग इसके आगे झुकते हैं। कोई भी इससे पंगा नहीं लेता है वरना सबको अपनी जान गंवानी पड़ती है। जनाब का बहुत खौफ है। जनाब कानून और पुलिस की नजर में नहीं आते, अगर आ भी जाते हैं तो खुद ही निकल भी जाते हैं। लेकिन मजाल है जो आज तक इनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत मिला हो, क्योंकि माफिया किंग होने के साथ साथ जनाब इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन और दिल के धनी इंसान भी है। बचपना या मासूमियत तो उसके अंदर बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब तो वो एक खूंखार माफिया किंग बनकर पूरे अंडरवर्ल्ड में अपना परचम लहरा रहा है। इसके पास पैसा इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया में भी बातें तो कभी खत्म ना हो। यह माफिया किंग होने के साथ साथ एक जाने माने बिजनेसमैन भी है। ये पूरी दुनिया को अपने प्रकोप से हिलाने की ताकत रखता है, पर ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें इनको चैन नसीब हुआ हो। वहीं इन सब में एक और हुई थी। उस हादसे के बाद विशाल ने अथर्व से अलग रहने का फैसला ले लिया था, क्योंकि इन सब का कसूरवार वह खुद को मानता था। उसका मानना था कि वो एक मनहूस है जिसकी छाया पड़ते ही अथर्व भी उसकी हरत अनाथ हो गया। अथर्व ने उसको काफी समझाया पर उसने एक न सुनी। इसी तरह उसने बिजनेस पढ़ाई करके अथर्व के लिए काम करना शुरू कर दिया और यह फैसला उसका खुद का था, क्योंकि वो जानता था अथर्व के परिवार के नाम पर विशाल ही बचा था। उस हादसे के बाद अगर कोई अथर्व का गुस्सा झेल सकता था वो बेचारा विशाल ही था। जब अथर्व ने इतना सब कुछ पा लिया तब उसने अपना इंतजाम लेने की सोची थी। उसमें ही कामयाब तो हुआ, पर आधा उन दोनों लोगों में से वह सिर्फ कृषिकांत को ही उसके अंजाम तक पहुंचा पाया था। अब अथर्व को आपने बदला पूरा जिससे लेना है वह है नैना। अथर्व अभी इस सबसे भी नहीं निपट पाया था कि उसकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हो गई जो अब उसकी जिंदगी बन गई थी। पर अब उसे उन लोगों को ठिकाने लगाना था जिसने उसकी जान को चोट पहुंचाई थी, जो अब बहुत दर्दनाक होने वाला था। आइए चलते हैं कहानी में अब आगे। उजाला हल्का हल्का ढल चुका था और आसमान में अब सूरज छाने लगा था। अथर्व ने विशाल को कॉल करने के बाद अपने कमरे में कदम रखा तो उसकी नजर सीधे नेहा पर गई, जो इस वक्त बेफिक्री से एक टिकिए को अपनी बाहों में भरे सो रही थी। उसको ऐसे देख अथर्व के सख्त चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। अथर्व उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बड़ी मोहब्बत और जुनून से देख रहा था। फिर अथर्व जाकर उसके पास बैठता है और उसके चेहरे को गौर से देखता है तो नेहा उसको थकी थकी सी दिखाई देती है। ये देखकर वह उसके सर पर हाथ फेरता है और बोलता है, जान, बहुत जल्द मैं तुम्हारे उन सभी गुना हजारों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। ये बोलकर अथर्व की नजर अपने मोबाइल में आए मैसेज पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ घंटे, सिर्फ कुछ घंटे हैं उन लोगों के पास, उसके बाद मुझे यमराज भी नहीं रोक पाएगा उन सबको भगवान के पास पहुंचाने से। इतना कहकर अथर्व बेहद कातिल तरह से गुस्कुराने लगता है। उसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त खूंखारपन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद अथर्व नेहा का सर चूमता है और वहां से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। अथर्व नहा धोकर तैयार होता है। इस वक्त उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था, साथ ही एक हाथ में कीमती घड़ी और ब्लैक महंगे जूते पहने बिल्कुल तैयार होकर वह एक खूबसूरत मॉडल लग रहा था।
अथर्व तैयार होकर नेहा के सर पर हाथ फेर घर से बाहर चला गया। घर के बाहर काले रंग की 7-8 गाड़ियां खड़ी थी। सबकी सब महंगी गलियां थी। उन सभी गलियों के बीच सफेद रंग की और काफी महंगी गाड़ी थी, जो कि अथर्व की थी। अथर्व को आया देखकर सारे बॉडीगार्ड एक साइड होकर अथर्व को उसको गाड़ी तक पहुंचाते हैं, फिर खुद भी जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ आगे बढ़ जाते हैं। सुमसाम वाली जगह पर दलमाले की एक खाली बड़ी बिल्डिंग में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। इस बिल्डिंग के छठे माले पर अथर्व सिंघानिया एक बड़े किंग साइज वाले खूबसूरत सोफे पर पैर रखे बड़े रौबदर और एटीट्यूड से किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। अथर्व के एक साइड विशाल भी खड़ा था। अथर्व के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। हाँ, आंखें अंगारों से भी ज्यादा लाल हो रही थी। वह अपने सामने चेयर पर बंधे लोगों खतरनाक नजरों से घूर कर देख रहा था, जैसे वह इन लोगों को अपनी नजरों से ही भासम्य कर डालेगा। अथर्व के सामने वह 5 लोग राजा, लकी, रवि, मुकेश और मधु कुर्सी पर अधमारी हालत में बंधे हुए थे, जिन लोगों ने नेहा के साथ बुरा करने के बारे में सोचा था। तभी अथर्व ने अपने आदमियों की तरफ एक नजर डाली तो उसकी एक नजर के इंतजार में खड़े आदमी फौरन हरकत में आए। उन लोगों ने उन पंचों पर पानी डाला तो वह हड़बाकर अपने सामने देखते हैं तो उन सबको अथर्व गुस्से से घूरता हुआ मिलता है। मिस्टर किंग, आपने यहाँ रखा है, पर हमें यहाँ क्यों लाया गया है और आप सब लोग हमसे क्या चाहते हो? मधु ने होश में आते ही सबसे पहले अथर्व को यहाँ देख कांप गई। फिर उसने हिम्मत करते हुए अपने सवालों की झड़ी लगा दी थी। बाकी लोग भी मधु की हाँ में मिलाते हैं। अथर्व उन सबको खतरनाक लुक से देखते हुए अपने एक हाथ में लाइटर को घुमाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती मुझे से उलझकर करी है। उसकी बात सुनकर वह 5 लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर अपने बैठे अथर्व से पूछते हैं, हमने आपके साथ क्या बुरा है जो आप ये बोल रहे हो? अथर्व ने जब ये बात मधु के मुंह से सुनी तो उसको उस पर बेहद गुस्सा आता है और वह पास पड़ा कांच का गिलास मधु के पैरों के पास फेंक देता है। उसकी किरचियां मधु को चुभ जाती हैं। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगती हैं। उसको देखते हुए बाकी लड़के भी डर जाते हैं। तुम पूछ रही हो तुमने क्या किया है? एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत के साथ खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आए? अथर्व अपनी जगह से उठकर मधु के बाल पकड़कर बड़े जुनूरी अंदाजा में बोलता है। दर्द की वजह से झटपटाती मधु ने जब ये सुना तो वह हकलाते हुए बोलती है, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मधु ये बोलते वक्त भगवान को याद कर रही थी। उसको डर यह नहीं था कि उसने मधु के साथ गलत किया, नहीं, उसको इस बात का डर था कि मिस्टर किंग उसके साथ क्या करेगा। वह बहुत अच्छे से जानती थी माफिया किंग लड़की के साथ गुनाह करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शता है। उनकी इतनी दर्दनाक मौत देता है कि किसी की भी रूह कांप जाए। मधु की हालत देखकर यह चारों लड़के जो शहर बने घूमते थे अब इस वक्त भीगी बिल्ली बने हुए थे। उन लोगों को अपनी जिंदगी के सारे पाप एक साथ याद आ गए थे। वह मन ही मन में यहाँ से सही सलामत निकलने की दुआ कर रहे थे, पर इनको नहीं पता अथर्व की डिक्शनरी में मुआफी जैसा शब्द कब का खत्म हो चुका था। अथर्व मधु की बात सुनकर उसके बालों को एक झटके के साथ छोड़ता है, फिर उस हाथ को फैलाता है जिससे उसने पकड़ा हुआ था। तभी विशाल आगे आता है। वह अथर्व का हाथ धो देता है। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है, क्यों न तुम्हारे साथ कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए? अथर्व ने मधु को एक देवल मुस्कान देते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर मधु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो ना में सर हिलाकर मना करती है। डर के मारे उसकी आवाज ही बंद हो चुकी थी। अथर्व ने उसको छोड़ा, बिन चारों पर फोकस किया। अथर्व ने अपना हाथ फैलाया तो विशाल ने आगे बढ़कर उसको एक लोहे की गर्म सलाख पकड़ा दी। अथर्व के हाथ में वो रॉड देखकर इन चारों की हवा टाइट हो जाती है। मुकेश अपनी बड़ाई मारते बोला, देखो तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे पापा एक इस मुंबई के एक नामी नेता हैं। अगर उनको पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बोलते वक्त वो डर भी रहा था। मुकेश के साथियों ने उसको एक नजर घूर कर देखा और मन हजार गाली दे डाली। वो एक माफिया किंग को टुच्चे पुच्चे नेता का खौफ दिखा रहा था। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी गार्ड ने नाम में अपना सर हिलाया, जैसे वह जानते हो कि अब आगे क्या होगा। अथर्व वो गर्म रॉड को देखते हुए अपने कदम मुकेश के सामने ले जाता है और फिर एक पेनी नजर उसको देख बिना वार्निंग के उस रॉड को मुकेश के सीने में गाड़ देता है। एक भयानक चीख के साथ मुकेश छटपटाते हुए अपनी आखिरी सांस ले चुका था। मुझे किसी का खौफ नहीं, बल्कि लोग मेरे से खौफ खाते हैं। अथर्व ने ये बोलकर अपनी लाल होती आंखों से एक गार्ड को इशारा किया, जिसको देखकर मुकेश की लाश को वहां से ले गए। मुकेश की यह हालत देखकर तीनों की पैंट गीली हो जाती है। उन सबको देख विशाल मुंह बनाते हुए, यह एक तो पहले ही इतनी बदबू आ रही थी, इन लोगों में से अब सोने पर सुहागा इन लोगों ने पैंट भी गीली करके और ज्यादा बदबू फैला दी। अथर्व एक कहर भरी नजर विशाल पर डालता है तो वह अपने मुंह पर उंगली रखे चुपचाप खड़ा हो जाता है। अथर्व धीरे धीरे लकी, रवि, राजा के पास जाता है, फिर अपना हाथ फिर आगे करता है
तब एक गार्ड उसके हाथ पर बड़ा और तेजधार चाकू रख देता है। अथर्व उन लोगों के पास जाकर अपना हाथ आगे करता है। तब एक गार्ड उसके हाथ में खंजर रख देता है। अथर्व के हाथ में खंजर देखकर वह बाकी के बचे तीनों लड़कों की डर की वजह से हालत खराब हो रही थी। वह तीनों मुकेश की हालत तो पहले ही देख चुके थे। अब अथर्व को अपनी तरफ बढ़ता देख उनको ऐसे लग रहा था जैसे वह राक्षस के दर्शन कर चुके हैं। इतनी खतरनाक मौत का जमा से छुटकारा पाने के लिए उन तीनों ने अथर्व के आगे गिड़गिड़ाते और भीख मांगते हुए कहा, मिस्टर किंग। उन तीनों के मुंह से यह नाम लेते ही वहां की चारदीवारी में गुंजने लगा था। रवि हिम्मत करके आगे बोला, मिस्टर किंग, हमें तीनों मुआफ कर दीजिए। मैं और मेरे दोस्त आपके खिलाफ जानबूझकर नहीं गए। हमें नहीं पता था कि लड़की। यह बोलकर रवि की घिघी बंद गई। जब अथर्व ने अपनी लाल होती आंखों से घूर कर उसे देखा, ये देख लकी बात को बिगड़ता देख बोला, मिस्टर किंग, रवि सही बोल रहा है। हम लोग मैम को नहीं जानते थे। वो तो यह इतना बोलकर लकी घूर कर मधु को देखता है, जो खुद डरी हुई थी। और अब लकी की बात सुनकर ना मैं अपना सर हिलाकर मना कर रही थी। अब उसको क्या पता, जब कोई खतरा अपनी तरफ आते देखता है तो उसे अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती है। फिर तो वो उन लोगों को फंसाने वाली एक गायन थी। लकी की बात सुनकर अथर्व पलटकर मधु को देखता है, फिर लकी को देख बिना भाव के कड़क आवाज में बोलता है, इस लड़की की तुम लोग फिक्र मत करो। इसके साथ वही सब कुछ होगा जो यह एक मासूम बच्ची के साथ करना चाहती थी। आज इसको पता चलेगा एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। ये बोलते वक्त अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वह अपने दांत भींचे मधु की तरफ देखते हुए बोल रहा था। उसके गुस्से से उस जगह का माहौल एकदम गर्म हो चुका था। वहां पर खड़ा हर एक आदमी अथर्व के प्रकोप से डर रहा था।